दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों आज फिर एक बार आपके सामने एक नया रिविजनरी वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और दोस्तों उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, कंपनी अकाउंट्स का अगर आप पेपर देखें लास्ट 3-4 अटेम्प्ट न्यू सिलेबस के, तो मैंने कोई भी एक अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं देखा जिसमें इस टॉपिक के ऊपर ना पूछा गया हो। कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके पेपर में बार बार पूछ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 70 मार्क्स में से 15 मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। बेटे इस बार थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, एडजस्टमेंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। इसलिए क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 जब से नया आया, मतलब जब से 1956 खत्म हुआ, तब से कंपनीज एक्ट 2013 का बोलबाला है। इसमें नए फॉर्मेट आ गए फाइनल अकाउंट्स के, बैलेंस शीट बनाने के नए फॉर्मेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के नए फॉर्मेट्स, सब कुछ नया आ गया, नए ढंग से आ गया। और बेटे IFRS और बेटे इंड AS के नाम सुने होंगे आपने। तो कंपनीज एक्ट नया आ गया, IFRS का बोलबाला हो गया, इंड AS आ गई। तो बेटे इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में नए फॉर्मेट्स आ गए। तो बेटे इसलिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में मैं जनरली बच्चों को अपनी फेस टू फेस की क्लास में या पेन ड्राइव की क्लास में 12 कंसेप्ट कराता हूं, और 12वां कंसेप्ट आप देखें तो एडजस्टमेंट का है। 10-12 एडजस्टमेंट्स कराता हूं, तो टोटल 24 कंसेप्ट हो गए। 12 कंसेप्ट, 12वां कंसेप्ट एडजस्टमेंट का है, इसलिए उसमें 12 एडजस्टमेंट्स हैं। वो मैंने अलग अलग नहीं लिखी। बेटे इस टॉपिक में लगभग एक गलत लिखा है, एक लेक्चर 5-6 लेक्चर्स लग जाते हैं। कंसेप्ट 12 हैं, थ्योरी के क्वेश्चन हम 11 करते हैं। और बेटे बार बार नए फॉर्मेट को लेकर थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। वो कहते हैं ये बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ लिखेंगे, उसका ब्यौरा दो। शॉर्ट नोट आ गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बताओ कहाँ लिखेंगे, उसका इंफॉर्मेशन दो। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी बट नॉट अलॉटेड द शेयर्स, एक्सप्लेन करो। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को एक्सप्लेन करो। तो बेटे आजकल शेड्यूल के ऊपर बड़ी सारी बातें आ रही हैं। बेटे शेड्यूल 6 खत्म हो गया, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 को डिस्कस करेंगे। ये मैंने फॉर्मेट आपके सामने रखा है, इसको हम अभी करेंगे। और बेटे पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात करूंगा कि एक जब आप बचपन में अपने स्कूल में थे, तो बेटे आपके स्कूल में मंथली टेस्ट होते थे, मुझे याद है बेटे। बेटे मंथली के बाद हाफ ईयरली टेस्ट होते थे, और बेटे हाफ ईयरली के बाद एनुअल एग्जामिनेशन होता था। याद आ रहा है बेटे? ए बेटे, और बेटे एनुअल एग्जामिनेशन के बाद आपको अगली क्लास में भेज दिया जाता था, या फेल कर दिया जाता था, या प्रमोट कर दिया जाता था। अब आपके घर में आपके माता पिता पूरे 12 महीने आस लगा के बैठे हैं, रोज सुबह सुबह उठते हैं, आपके लिए लंच रेडी करते हैं, आपके स्कूल की फीस पे करते हैं, आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर आपको स्कूल भेज देते हैं। और आप स्कूल में क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, खेल कूद में कितना ध्यान देते हो, स्पोर्ट्स में क्या करते हो, म्यूजिक में क्या करते हो, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। इन सभी बातों के लिए आपका स्कूल आपके घर वालों को एक रिपोर्ट कार्ड देता था। याद आ रहा है बेटे? और बेटे रिपोर्ट कार्ड में पेरेंट्स के सिग्नेचर होने अनिवार्य थे, और कई बार आप खुद ही सिग्नेचर कर देते थे। याद है? तो बेटे कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये बताइए कि रिपोर्ट कार्ड से पेरेंट्स को काफी ज्यादा ज्ञान होगा। वैसे उनको अपने बच्चे के बारे में पता ही है कि हमारा बच्चा कैसा है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उसकी हैबिट्स कैसी है, उसकी आदत कैसी है, वो पढ़ने लिखने में कैसा है। फिर भी बेटे रिपोर्ट कार्ड से काफी हद तक पता चलता था।
तो मैं बिल्कुल यही बात कहूंगा कि अगर आज मैं इस रिविजनरी वीडियो को करा रहा हूँ 1-1.5 घंटे 2 घंटे के 2 घंटे में मैं पूरी फाइनल अकाउंट्स की रिवीजन कराऊंगा बेटे। वैसे हम 6-7 लेक्चर्स लेते हैं, मतलब 20-22 घंटे में ये हम पूरा चैप्टर की प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन बेटे 20-22 घंटे में जो हम कराते हैं, आप यकीन मानिए इसको 2 घंटे में सीमित करना और रिवीजन कराना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बेटे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप तक मैं अपनी बात रखूं और आपको कुछ ना कुछ तो ये वीडियो देखकर वैल्यू एडिशन हो, ये मेरी भावना रहेगी और इसी भावना से मैं आगे चल रहा हूं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हम सबको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है जी। अब ये जो कंपनी है इस कंपनी में दिस इज बीइंग रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं। इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कमेटीज होती हैं, उसमें चेयरमैन होता है, इसमें डिसीजंस लेते हैं और बेटे पूरे वर्ष काम करते हैं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि पूरे 12 महीने में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ी सारी डिसीजंस लेते हैं, उससे प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे होती है, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ चले गए, रॉ मटेरियल कितना खरीदा, कैसे खरीदा, कितने में खरीदा, उसका ऑडिट कराया नहीं कराया, ये सारी बातें एक कंपनी करती है। तो बेटे 12 महीने कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। जैसे आपका एक अटेम्प्ट बीतता है और दूसरा कब आ जाता है पता भी नहीं चलता। जून दिसंबर के इस चक्कर में पता नहीं कहाँ जिंदगी बीतती जा रही है मेरे बेटे। जवानी भी तो खत्म होने वाली है अब आपकी। चेहरा तो ऐसे लग रहा है जैसे जवान थे ही नहीं कभी आप। आइए बेटे, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप चिंता करते हैं बेटे जून दिसंबर, इसलिए आपको जो खून बनता ही नहीं है बेटे। तो मैं भूपेश आनंद आप सभी को एक बात ये कहना चाहता हूं कि 12 महीने में उन्होंने जो भी एक्टिविटीज की बेटे, एक ड्यूटी बनती है कि जो इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया था बेटे, डिवेंचर होल्डर्स ने आप पे विश्वास किया था बेटे और आपको उधार दे दिया था। सोचिए, उधार दे दिया था मेरे बेटे। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आप पे विश्वास किया था और आप पे रिस्क लिया था और बेटे अपनी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे बेटे। सेम केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बेटे क्या लगता है पूरे वर्ष ये बेचारे इंतजार करते रहे, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप इन सभी लोगों को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, CSR को, MCA को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, डिवेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को और पब्लिक एट लार्ज को एटलीस्ट अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दो कि आपने 12 महीने में क्या किया। और बेटे वही रिपोर्ट कार्ड का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। बेटे उन्हीं का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे इट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट। बेटे मैंने बेटे IFRS का डिप्लोमा किया लंदन का, उसमें इसी को बोलते हैं बेटे, आजकल इसको बोलते हैं IFRS में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP। बेटे एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेटे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं बेटे IFRS में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं बेटे IFRS में। इसका मतलब बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर 12 महीने में डायरेक्टर्स को प्रिपेयर करनी चाहिए
और पब्लिक को देनी चाहिए। और बेटे इसमें बड़े सारी स्टेटमेंट्स आजकल बनानी पड़ती है। इवन बेटे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स भी आजकल डायरेक्टर्स को प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। जैसे जीवीए निकालना पड़ता है, ईवीए निकालना पड़ता है, एनवीए निकालना पड़ता है, एमवीए निकालना पड़ता है, और बेटे शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड भी निकालना पड़ता है, जिसपे बार बार शॉर्ट नोट आ रहा है। मैं आप सभी से ये कहने जा रहा हूं कि बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, बेटे डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, बेटे ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर मैंने फेस टू फेस की क्लास में और पेन ड्राइव में कराया, 6-7 लेक्चर लिए बेटे 2.5 घंटे के। अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में करना क्या है, और फिर वो नोट्स जो मैंने डिक्टेट किए, या आपने यूट्यूब में देखे, या आपने फेस टू फेस में देखे, या पेन ड्राइव में देखे, आपको उसका फायदा हो। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर every financial year and it should be presented before shareholders। ये बात आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ी हुई है। अगर नहीं करेंगे तो बेटे घोटाले होने शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है हमारे देश में किंगफिशर एयरलाइन नामक एक कंपनी थी, घोटाला हो गया। सहारा घोटाला हो गया। सत्यम घोटाले हो गए। और भी बेटे बड़ी सारी कंपनीज हैं जिसमें नुकसान हो चुका है, आज वो कंपनी बंद हो चुकी है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने ये कंपलसरी कर दिया कि हर कंपनी को अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी। तो बेटे नए कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 6 पुराने वाला खत्म कर दिया ना बेटे। शेड्यूल 6 एज पर कंपनीज एक्ट 1956 बेटे डिलीट ही कर दिया। आप मानो क्यों बेटे? बेटे 1956 में बना था, बेटे 1947 में तो हम आजाद हुए थे, और आज आ गया 2017, 18, 19, हम 2000 की सीरीज में चल रहे हैं। तो बेटे एक चीज बताओ मुझको ईमानदारी से कि क्या हमारी जरूरतें चेंज नहीं हुई? क्या ट्रू एंड फेयर व्यू ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो 1956 की थी, अगर वही सफिशिएंट होती और मैटेरिटी कंसेप्ट होता, ट्रांसपेरेंसी होती, ट्रू एंड फेयर व्यू होता, तो क्या घोटाले होते? नहीं बेटे जरूरत आ गई इन सब चीजों को बदलने की। भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदा तदा अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। बेटे जब जब धर्म की हानि हुई तब तब बेटे भगवान ने अवतार लिया और नए एक्ट, नए धर्म की स्थापना की। बिल्कुल इसी तरह से बेटे पुराना कंपनी एक्ट 1956 का खत्म हो चुका था, कबाड़ी को बेचने के लायक भी नहीं था। तो बेटे नया एक्ट आया, नया फॉर्मेट आया, नई उमंग आई, नया बिजनेस आया, और बेटे मोदी जी तो वैसे सब जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटे मेक इन इंडिया। आप ये बताइए कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे इस ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के बनाऊंगा, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये हमारा एक पूरा अर्थ प्लैनेट है, बेटे यहाँ वाले आपको पता ही आजकल कंसेप्ट चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, डीरेगुलेशन का। तो बेटे यहाँ के लोग अपने हिसाब से बनाए बैलेंस शीट, ये अपने हिसाब से बनाए, ये अपने हिसाब से बनाए, ये ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से बनाए, ये सिंगल एंट्री, ये ऐसे। तो बेटे आप अगर चाहें तो इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है पता नहीं अपने हिसाब से बना दिए। तो मैं कहता हूं उसका नाम है बेटे, हमें ध्यान रखना है। और बेटे हम अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 ने दिया है काफी हद तक, IFRS में भी यही फॉर्मेट है, नाम अलग है, जैसे मैंने कहा SOFP और SOCI। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आप प्लीज जो मैं फेस टू फेस की क्लासेस में, पेन ड्राइव क्लासेस में और यूट्यूब में क्लासेस में PPTs कराता हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ, एक नजर मारिए। मैंने पहला कंसेप्ट लिखा, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हम नीड क्या है, क्यों जरूरत है बेटे। अभी जैसे मैंने बताया अगर हम रिपोर्ट कार्ड ना दें
एक बच्चे की और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दी, तो बेटे पेरेंट्स के मन में एक संदेह जरूर रहेगा कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है, ये जाता तो है क्या करता है। बेटे बेटे वो चिंता माता पिता को बनी रहेगी और वो बात बात पे शक करेंगे। तो बेटे इस चीज को खत्म करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में इट इज नाउ कंपल्सरी दैट यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। आइए दोस्तों, बैलेंस शीट को कैसे बनाना है मैंने बताया। एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बेटे बनाते कैसे हैं, जैसे पाव भाजी बनानी हो, मसाला डोसा बनाना हो, दूध सोडा बनाना हो, नींबू सोडा बनाना हो, वो कंचे वाली बोतल का आप बनाते हैं ना, कंचा गिरते हैं नींबू डालते हैं। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के दो तरीके थे 1956 में। 2013 में एक ही फॉर्मेट है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक ही फॉर्मेट करेंगे, ये बेटे पुराना था। बीते रे बीते भैया पुराने दिन बीते रे बीते रे। अब हमारे बेटे नए फॉर्मेट्स में, बेटे नए फॉर्मेट्स में आने की जरूरत क्यों पड़ी। बेटे आप देखिए किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, बेटे बेटे देखिए एयर होस्टेसेस। बेटे अगर पुराना एक्ट सफिशिएंट होता तो बेटे इसकी बैलेंस शीट हमें पहले ही बता देते कि ये कंपनी लिक्विडेट होने वाली है। इसका मतलब उस एक्ट में कहीं कमियां जरूर थी। बेटे समय के हिसाब से हर चीज रिडंडेंट हो जाती है। आपका मोबाइल फोन रिडंडेंट हो जाता है, सत्यम कंप्यूटर्स, बेटा सहारा, बेटे लेमन ब्रदर्स। बेटे एक कंपनीज के डायरेक्टर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत बड़ी दीवार है और उस दीवार के ऊपर बैठा हुआ कंपनी सेक्रेटरी कभी डायरेक्टर्स को देखता है, कभी इन्वेस्टर्स को देखता है। टू अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट। तो बेटे उस ट्रस्ट के लिए हमें सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे और पूरी दुनिया में अब हम एक ही तरह का कंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं। तो बेटे आइए आइए ना, क्यों करने वाले हैं बेटे। बेटे आपको पता है ज्वाइंट वेंचर्स हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रही है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है, टेक्निकल कोलैबोरेशंस हो रही है। तो बेटे एक तरह की अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे दुनिया में तो बेटे इसमें भी दिक्कत आएगी। बाहर का इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे या इंडियन इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहे तो बेटे एक ही तो तरह के स्टेटमेंट्स, एक ही कंसेप्ट्स, एक ही स्टैंडर्ड से होने चाहिए ना बेटे। ऐसा थोड़ी कि यूएसए में तो यूएस गैप से कर दिया, लंदन में आईएफआरएस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कर दिया, इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया। नहीं बेटे, सब कुछ हार्मोनाइज होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आगे चलूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि फेस टू फेस में भले मैंने बहुत ज्यादा बताया बेटे, इसमें मैं मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए फाइनल अकाउंट्स में करने से पहले। अब बेटे ये फॉर्मेट्स है, कंसेप्ट नंबर 4 में आ गया बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ बेटे, नए फॉर्मेट्स है, न्यू फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले बेटे मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा हूँ बेटे। अब आपको टी फॉर्म में नहीं बनानी, लंबी लंबी बनेगी बेटे वर्टिकल फॉर्म में। बेटे सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब खाली लायबिलिटी साइड नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ध्यान से सुनना, आपका ध्यान मेरी बात पे अगर होगा तो यकीन मानिए आपने जितना भी पढ़ा होगा, जहां से भी पढ़ा होगा, आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। हाँ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो लग रहा हो कि उनको कि भाई ये डीवीडी तो फ्री में मिली है, ढीले ढीले होकर पढ़ रहे हो। पढ़िए बेटे, मैं फिर कहता हूं उनको कुछ नहीं मिलेगा जो कमर झुका के और ऐसी मेंटेलिटी से पढ़ रहे हैं। बेटा सुनना ही तो है। मेरी भावना क्या थी कि आपको थोड़ा सा मैं फायदा पहुंचाऊं, और कोई भावना नहीं है बेटे। फेस टू फेस पेन ड्राइव दबा के बिक रही है बेटे हमारी, यूट्यूब में दबा के लोग देख रहे हैं। तो बेटे मैं फिर ऐसा क्यों करूंगा, दोबारा से मैंने टाइम क्यों लगाया बेटे। बस प्यार था आपसे कि भले आप मेरे से नहीं भी पढ़े तो बेटे आपको कुछ नया एडिशन दे दूं और आपके माता पिता का सपना पूरा हो और आप जल्दी से मार्केट में आए, क्योंकि मोदी जी पूरी दुनिया में शोर मचा चुके हैं। इंडिया आओ, इंडिया आओ। इंडिया की डेमोग्राफिक पोजीशन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ यंग पीपल है, हमारे यहाँ एजुकेशन अच्छी है। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ नए फॉर्मेट्स आ गए बेटे। पहला देख लो, लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और उसका पहला हेड है शेयर होल्डर फंड। दूसरा है बेटे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट शेयर्स आर नॉट अलॉटेड अप टू 31 मार्च। और तीसरा बेटे शेयर वारंट का मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अभी बताऊंगा, पहले ध्यान से देख तो लीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेन हेड है। एक तो बता दिया शेयर होल्डर फंड, दूसरा हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, अभी एक्सप्लेन करेंगे।
रिजर्व एंड सरप्लस, बेटे पुराने जमाने के हीरे ज्वारात, बुलियन, गोल्ड, रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, आपने नाम सुने हैं ना, वही वाले रिजर्व हैं जो आप 11th क्लास से करते आ रहे हैं। अभी एक्सप्लेन करेंगे बेटे। तीसरा, नॉन करंट लायबिलिटीज, बेटे उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बेटे वो सारी चीजें हम डालेंगे। और चौथा हेड है बेटे करंट लायबिलिटीज। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं। डिवेंचर नॉन करंट में भी आ सकता है और करंट में भी आ सकता है। एक बच्चा कहता है, मैंने कहा हाँ है, अगर एक ही वर्ष रह गया उसको रिडीम करने के लिए तो बेटे वो डिवेंचर करंट में है, अभी डिस्कस करेंगे। और अगर एक से ज्यादा टाइम है अभी रिडीम करने के लिए तो वो वाले डिवेंचर्स बेटे नॉन करंट में आएंगे। इसका मतलब अब आपको ये देखना है कि आपकी इंटेंशन 12 महीने में उसको बेचने की है या नहीं। तो बेटे 4 हेड्स हैं, अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह से बेटे एसेट साइड में आप देखिए 2 मेन हेड्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेटे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट का फिक्स एसेट वगैरह उसी के अंदर आएंगे। बेटे अगर वो एसेट 12 महीने में बिकने के लायक है तो नॉन करंट एसेट, और नहीं तो करंट एसेट। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी भी करंट एसेट में आ सकती है और स्टॉक नॉन करंट में भी आ सकता है। बेटे अगर आपको लगता है कि 12 महीने में बिक जाएगा तो बेटे करंट में रखिए, और आपको लगता है कि 12 महीने में नहीं बिकेगा तो नॉन करंट में रखिए। तो बेटे बेटे ये एसेट्स है। अब मैं आ रहा हूँ बेटे, मैंने इन सभी की एक्सप्लेनेशन दिया बेटे, बड़ा प्यार से समझाया बेटे फेस टू फेस की क्लास में और पेन ड्राइव की क्लास में, और यूट्यूब के लॉन्ग फुल लेंथ लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। बेटे ये तो रिविजनरी वीडियो है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहली आइटम है शेयर होल्डर फंड। बेटे उसका नाम है प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी भी कह सकते हैं। बेटे उसमें 3 आइटम्स आती हैं, जैसे मैं कहूँ, जैसे देखिए 3 आइटम मैंने लिखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटे कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा शेयर वारंट, फेस टू फेस में डिस्कस करता हूं मैं, लेकिन अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम्स आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में बेटे 4 हेड्स आते हैं, जैसे बताया मैंने, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और शेयर होल्डर फंड में 3, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट। देखो बेटे धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको। बेटे मैं अपनी फेस टू फेस की क्लास में पहले और दूसरे लेक्चर में ही सब बच्चे खुद ही समझ के याद कर लेते हैं। बेटे कुछ भी याद करना हो तो याद करके समझना नहीं है, समझ के याद करना। बेटे आइए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। फिर बेटे मैंने शेयर कैपिटल के बारे में भी बताया, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा जरूर बताऊंगा, मेरी इच्छा है कि मैं एक्सप्लेन कर दूं उसको। लो बेटे, बेटे ये मेरी जो किताब है उसमें मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस भी लिखे हैं बेटे, प्रैक्टिकल भी लिखे, ये देखिए। और बेटे थ्योरी में ये मैंने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया है कि भाई एक एक आइटम कैसे बनाएंगे, जैसे ये फॉर्मेट बनाया बेटे, ये देखो। तो बेटे पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और बेटे नीचे मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन इसके बाद बेटे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा लिखा बेटे, मैंने लिखा व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस। बेटे पेपर में बार बार एक एक आइटम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं कहता हूँ जी कभी भी आ सकता है। लेकिन बेटे एक एक पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करने की बात आ गई। पता है जी, राइट अ नोट ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज
और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन नॉन करंट लायबिलिटी एंड हाउ टू शो इट। तो मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये अलग अलग आइटम बनाई। जैसे मैंने पहली आइटम बताई शेयर कैपिटल। तो बेटे शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं, ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटे रिजर्व एंड सरप्लस, बेटे इसका अलग से वर्किंग नोट बनेगा और जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। जैसे पहला रिजर्व है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटे ये पहले तीन जो है ना बड़े जबरदस्त पुराने दादा वाले हैं, दादा परदादा के जमाने के जो चलते आ रहे हैं। बेटे ये कैपिटल नेचर के होते हैं और बेटे कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स होते हैं वो कैपिटल पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। फिर है बेटे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, फिर उसके बाद शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स। बेटा फिर आए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने किसी से उधार लिया है और 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया है, तो बेटे उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा रहे हैं। और उसमें पहली आइटम क्या दिखा रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शैल इन क्लासिफाइड एज। उसमें बेटे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में पहली आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका हम अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। उसमें क्लासिफाई करनी है बॉन्ड्स कितने इशू किए, डिबेंचर्स कितने हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स कितने हैं, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज कितना है, और बेटे लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, ऑपरेटिंग लीज नहीं बेटे, जो चीज आप फाइनेंस लीज में लेते हैं ना उसको अलग से दिखाना है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो बेटे आप समझ रहे नए फॉर्मेट में ज्यादा डिस्क्लोजर्स है, ज्यादा कॉलम्स है, ज्यादा बातें हैं, इससे क्या होगा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, ट्रू एंड फेयर व्यू ज्यादा आएगा और घोटाले होने के चांसेस कम होंगे। तो बेटे फिर उसके बाद देखिए कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बेटे जो एम्प्लॉइज के लिए प्रोविजंस करते हैं ग्रेचुइटी के लिए, पीएफ के लिए, वो तो 12 महीने से लंबी चलती है, इसलिए उनको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बोलते हैं। आप चेक करिए वो मैंने लिखी है। फिर बेटे उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बेटे करंट लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में पहली आइटम क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी में पहली आइटम क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अभी बेटे मैं याद करना भी सिखा दूंगा। नॉन करंट लायबिलिटी में दूसरी आइटम क्या है, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, अभी बताऊंगा डेफर्ड टैक्स क्रेडिट क्या होता है। और यहाँ पर दूसरी आइटम क्या है, ट्रेड क्रेडिट, अभी देखते हैं। वहां पर तीसरी आइटम क्या है, कहां पर, नॉन करंट लायबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहाँ पे क्या है अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, वहां पर क्या है अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और यहाँ पे क्या है अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बस बेटे डेफर्ड टैक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारी आइटम मिलती जुलती है। आइए बेटे ध्यान से, मैंने पूरी मेहनत की बेटे समझाने के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग से कि वही चीज है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में थी, बट अगर वो 12 महीने के लिए तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी। बेटे आजकल शॉर्ट नोट आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के ऊपर, तो प्लीज ध्यान से देखो बेटे, कैजुअल एटीट्यूड से मत बैठो। आप तो ढीले हो गए और कुछ बच्चे को तो नींद भी आनी शुरू हो गई और कुछ बच्चे लेट कर लैपटॉप में बिस्तर में लेट कर देख रहे हैं। क्या बेटे सरस्वती जी कभी नहीं आती जो ढीले होकर पढ़ता है। बेटे मैं अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल करने जा रहा हूँ कुछ दिनों के अंदर, अप्लाई करूंगा। किस लिए कि सबसे ज्यादा कोर्सेज मैंने किए, अभी देखना दुनिया कहेगी। आइए मैं कहता हूं कि सरस्वती जी का धन हमेशा तभी आता है जब आप कुर्सी और टेबल में बैठ के पढ़ते हैं, शुद्ध भावना से पढ़ते हैं। टेबल साफ होना चाहिए, आपकी चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं दीवार तोड़ दो, दिशा पूर्व वो भी काफी है, क्योंकि बेटे वहां से पॉजिटिव वेज आ रही है। तो चेक करिए जी, अदर लॉन्ग टर्म का लायबिलिटीज, करंट मैच्योरिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज जो दूसरी हैं जो बच गई, बचा खुचा। तो मैं ये कहता हूं जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अक्रूड बट नॉट ड्यू, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल, बेटे सब कुछ लॉन्ग टर्म वाला ही है, बस वो 12 महीने के अंदर है तो यहाँ पे आएगा। वहां पर थी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देखो मैं दिखाऊं, वहां पर थी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मेरी बेटे पहली क्या थी, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स, और यहाँ पर है बेटे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आपको लग रहा है कि अब कुछ एम्प्लॉइज 12 महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं तो उनको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, उनको पीएफ देना पड़ेगा, तो बेटे जो उनके पैसे हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएंगे। और बेटे अदर्स, तो बेटे यहाँ पर लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। फिर बेटा मैंने फेस टू फेस की क्लास में लायबिलिटी साइड की केस स्टडी कराई थी, अभी दिखाता हूँ। उस केस स्टडी में खाली लायबिलिटी साइड के बारे में बताया था और बच्चों ने फेस टू फेस की थी। बेटे आपको याद आ रहा होगा क्योंकि आपने मेरी पेन ड्राइव फेस टू फेस या यूट्यूब में देखी होगी। और बेटे मुंह छोटा नहीं करना है, आपको दुख नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ से क्यों नहीं किया। बेटे यूट्यूब में आपके फायदे के लिए अपलोड कर दिए, बेटे वहां से देख लो। आप यूट्यूब में जाएं, सर्च करें भूपेश आनंद या भूपेश आनंद क्लासेस, आपको मेरा चैनल मिलेगा और उस चैनल में आप सब्सक्राइब करें और बेटे मजे ले जिंदगी के। आइए एसिड साइड की तरफ चले बेटा, चले बेटे। एसिड साइड में दो हेड्स हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया, नॉन करंट एसिड्स, करंट एसिड्स। तो बेटे नॉन करंट में फिक्स्ड एसिड्स और बेटे फिक्स्ड एसिड्स में टेंजिबल इंटेंजिबल। देखिए बेटे वो टेंजिबल और इंटेंजिबल में अब आपको क्लासिफाई करना है। टेंजिबल कौन से होते हैं, जैसे ये कैलकुलेटर है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। ये किताब है, मैं टच कर सकता हूँ। ये टाई है, मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। ये टेंजिबल है बेटे, जिसको महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उसका क्या नाम है, इंटेंजिबल। तो बेटे इस बात का ध्यान रखना, जैसे एक लड़के और लड़की के बीच में जो चल रहा है आंख मटक्का, बेटे वो इंटेंजिबल है। बेटे आपके घर में जो बिजली चल रही है, आप उंगली डाल के देखें, फील नहीं, टच नहीं कर पाएंगे, फील होगी, करंट है, उसको बोलते हैं बेटे इंटेंजिबल। तो बेटे मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि एसिड्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो बेटे टेंजिबल को अलग दिखाओ, इंटेंजिबल को अलग दिखाओ। तो टेंजिबल में क्या, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, देखिए प्लांट एंड मशीनरी, बेटे फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑफिस। इंटेंजिबल में क्या, गुडविल, ट्रस्ट, विश्वास, पेटेंट्स, बेटे सारा का सारा इंटेंजिबल है। बेटे अब पेटेंट, अब आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल अलग दिखाने हैं। गुडविल, बेटे ब्रांड, बेटे ट्रेडमार्क, देखा टाटा का, नाइकी का, रीबॉक का, सबके अलग अलग ट्रेडमार्क है। बेटे टच थोड़ी कर सकते हैं, फील कर रहे हैं कि हाँ ये ट्रेडमार्क इसका। पब्लिशिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस एटसेट्रा, बेटे सारे के सारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स में पहली आइटम है एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरी आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और ध्यान रखना यही चीज करंट में आएगी, बस वहां पर यही आइटम आएगी। अगर 12 महीने से कम किया तो करंट, 12 से ज्यादा किया तो नॉन करंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट नेचर की होती है, 12 महीने से ज्यादा की आप इन्वेस्टमेंट किसी में करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज, जैसे इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स और डिवेंचर्स। बेटे बेटे ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, तो इंटेंशन आपको देखनी है कि बेटे 12 महीने से ज्यादा किए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाइए, और अगर कम किए करंट में दिखाइए। ठीक है बेटा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने बेटे लोन दिए, एडवांस दिया है, बोरो नहीं दिया है, तभी तो एसेट है। और 12 महीने से ज्यादा के लिए दिया है, तभी तो नॉन करंट है। चेक करिए बेटे, कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो बेटे ये सारी बातें मैंने एक एक आइटम को एक्सप्लेन किया अपनी फेस टू फेस की क्लासेस में। अदर नॉन करंट एसेट्स, अपने ध्यान से देखना, वहां पर था लॉन्ग टर्म, वहां था फिक्स एसेट्स, यहां पर है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स और बीआर, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। करंट एसेट्स में आ गए। करंट एसेट्स में पहली आइटम में देखूं तो लिखी हुई है करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि फिक्स एसेट्स यहाँ है नहीं, पहला हेड करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटे वो इन्वेस्टमेंट्स आप देखो, आप देखो ना मेरे बेटे, देखो ना, देखो ना बेटे, यहाँ पर क्या था,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या था, कहाँ गया बेटे, करंट इन्वेस्टमेंट आ गई बेटे, ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन दिस, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन दिस। बेटे वही आइटम्स हैं, अगर 12 महीने के लिए तो यहाँ ज्यादा है तो वहां। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बेटे, इन्वेंट्रीज में क्या है बेटे, इन्वेंट्रीज होती करंट एसेट्स हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, शेयर्स, स्पेयर्स, बेटे सारा का सारा। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटे, डेटर्स जो ट्रेड करते समय, जो आपने अभी लिखा था नॉन करंट में। तो बेटे मेरा कहने का मतलब एक है, इस बार जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछ लिया आपसे, तो क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है, आपने कैश फ्लो तो स्टेटमेंट किया ही हुआ है, तो बेटे ये सारी चीजें देखिए आपने सब लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इस तरह से बेटे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया था अपने दोस्तों को, और उसके बाद उसकी स्लाइड भी कराई थी। फिर मैंने कहा था याद करने के लिए कि बेटे बैलेंस शीट में एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है और एक एसेट साइड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 हेड है, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम है, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 है, करंट लायबिलिटी में भी 4 आइटम। आप चेक करना, चेक करना, चेक करना, चेक करना। तो टोटल 11 हो गए। हाँ एक आइटम और भी है यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट शेयर्स नॉट अलॉटेड। मैंने क्योंकि टोटल करना था, याद कराना था, इसलिए मैंने कहा 11 हो गई। बोलो ना 11 हो गई, बोलो ना। कुछ बच्चों को तो मिल ही नहीं रहा बेटा, शेयर होल्डर फंड में 3 कैसे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, शेयर वारंट। इसी तरह तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स। याद है बेटे, एक बच्चा तो हंसने लगा कि मास्टर अटक गया, नहीं बेटे दिल से याद है, दिल से दिल तक। देखो बेटे 11-11, नॉन करंट एसेट में 5, करंट एसेट में 6 आइटम है, फॉर्मेट आप देख लेना। तो बेटे इस तरह से याद करना है, लॉजिक समझना और आगे चलना है। फिर बेटे मैंने इसकी केस स्टडी कराई थी, सारी आइटम कराई बेटे, एक एक करके समझाई, जैसे भी आपको अलग अलग बताई, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताई, तो बेटे फिर लायबिलिटी साइड की केस स्टडी कराई और बच्चों ने इसको पूरा कंप्लीट किया। बेटे मैं यही चाहूंगा कि आप सभी ईमानदारी से बेटे इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज का टॉपिक करके जाओ। बेटे बार बार आ रहा है वो, बेटे आएगा। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 का इस समय बोल बाला है, और रटना कुछ नहीं है बेटे, लॉजिक समझना है। मैं अभी तक आपको पता है कितने कंसेप्ट करा चुका हूँ बेटे, मैं अभी तक 9 कंसेप्ट से करा चुका हूँ, आप चेक करिए 9 कंसेप्ट से डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आगे चलूंगा, ये देखिए बेटे मुझे अब कराना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बतानी है, और बेटे एडजस्टमेंट समझानी है, ओवरव्यू देना है, जिससे कि आप जब कर रहे हो तो एक आइडिया आपको सबको लग जाए। बेटा इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक बात तो जरूर कहूंगा कि अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको इस क्लास से फायदा हो। बेटे बैलेंस शीट के बाद मैंने आपको जैसे अभी बताया कि बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुख्य तौर पर 2 स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट और दूसरी स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट और दूसरी स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अभी मैंने बताई बेटे, लायबिलिटी साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं और एसेट साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसकी केस स्टडीज भी फेस टू फेस में समझाई, आपको भी कुछ तो आइडिया दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेटे कैसे बनती है। इसमें 16 आइटम्स हम शो करते हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम 16 आइटम शो करते हैं, 16। एक बच्चा कह रहा है ऐसी बनेगा, नहीं बेटे अब ये दिन नहीं बीते रहे भैया, बेटे अब इस तरह से नहीं बनेगा। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नए फॉर्मेट आ गए, तो बेटे 16 आइटम्स हम शो कर रहे हैं। और दूसरी बात,
अब आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के दो हेड्स बनाने पड़ेंगे कि भाई इसमें कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस कितनी है। आप मान लेते हैं 4 तरह के काम कर रहे हैं, जैसे विजय मान लिया, तो आप उसमें कितने काम अभी आने वाले दिनों में करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि शेयर होल्डर्स को प्रॉपर्ली व्यू पता चले, और किस तरह के काम आप अब डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसके बाद यहां पर उन्होंने कुछ आइटम्स रख दी, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी आइटम्स हैं। टोटल बेटे 16 आइटम्स हैं, और 16th आइटम में बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में ईपीएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए मैं भूपेश आनंद एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता दूं। हाँ बेटा एक वीडियो भी दिखाना है, वो जो आया था अभी दिखाऊंगा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने कहा एज पर ओल्ड शेड्यूल 6 खत्म हो गया है, अब आपको नए फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। आप चेक करिए, ऊपर लिखा मैंने कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और इसको थ्योरी की बुक में भी दिया, भी देख लेते हैं। अब बेटे आपको पहले इनकम साइड लिखनी है, और इनकम साइड में सबसे पहले आइटम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपका मेन ऑपरेशन क्या है, जैसे अपोलो टायर्स का मेन धंधा क्या है, टायर्स को बेचना। तो बेटे टायर के से जो एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। कैटरीना कैफ का मेन बिजनेस क्या है बेटे, मूवीज में काम करना। तो कैटरीना को जो मूवीज में काम करके पैसे मिलेंगे, वो कैटरीना की क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है। कैटरीना ने एक घर लिया था रणबीर के साथ बॉम्बे में, और रणबीर ने विवाह नहीं किया, तो कैटरीना को वो घर बेचना पड़ा, और बेच के 2-3 करोड़ फायदा हुआ। तो मैं कहूंगा वो कैटरीना की फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग होती है बेटे मेन बिजनेस, मेन बिजनेस। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में बड़े जबरदस्त प्यारी प्यारी बातें मेरे बेटे 16 आइटम्स है, जरा ध्यान से एक एक आइटम समझाऊंगा। अगर कमर सीधी करके बैठे हुए, झुक के बैठे हुए बेटे, ध्यान से सुन भी नहीं रहे, एहसान कर रहे हो सुन के, बेटे एहसान तो मेरा है, मेरा प्यार है बेटे, मैं क्या कहूंगा बेटे, प्लीज प्यार से एक बार सुने, सच में कह रहा हूं आपको फायदा होगा। आपने जहां से भी पढ़ा है शायद अधूरा पढ़ा है बेटे, प्लीज आप अगर सुनेंगे तो उस कंसेप्ट का नया पहलू समझ आएगा। तो पहली चीज है जी सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैंने ये सारी बातें अभी आपके सामने प्रिपेयर की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बता दिया। अदर इनकम, अदर इनकम क्या होती है, अपोलो टायर्स को कोई दूसरी इनकम हुई, इंटरेस्ट इनकम हुई, डिविडेंड इनकम हुई, तो बेटे वो वहां दिखा देंगे। पहली आइटम सेल्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइटम 2 अदर इनकम्स। आइटम 3 बेटे नए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेटमेंट में पहले और दूसरे का टोटल कर दो तो टोटल इनकम आ जाती है। और आप देखिए कॉलम्स में क्या लिखा है, पहले नोट्स का कॉलम है, फिर बेटे करंट ईयर का कॉलम है, फिर बेटे प्रीवियस ईयर का कॉलम है। आपको 2 कॉलम दिए, नोट्स का एक नया एडिशनल कॉलम आया, बेटे इसके वर्किंग नोट्स बनाने हैं, वर्किंग नोट्स का टोटल करना है, उसको यहाँ लिखना है मेरे बेटे। आप बात समझ रहे हैं बेटे, यहाँ तो मोटी एक फिगर आएगी, उसकी बाइफिकेशन वर्किंग नोट्स में जाएगी। तो बेटे उसके बाद एक्सपेंसेस, 4th आइटम, ध्यान रखना एक्सपेंसेस 4th आइटम है, और उसकी पहली आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसको यहाँ पे लिखना है। आपको याद है फेस टू फेस की क्लास में और पेन ड्राइव की क्लास में और यूट्यूब की क्लास में जहां मैंने फुल लेंथ का लेक्चर बताया, आपको बताया था कि बेटे 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक WIP, एक फिनिश गुड्स। जैसे मैं कहूँ मवाना शुगर्स, मवाना शुगर, मवाना नाम सुना, मवाना चीनी बनाती है बेटे। मवाना शुगर के लिए गन्ना खरीदना इज रॉ मटेरियल, मवाना शुगर के लिए गन्ना की चीनी बन रही है, अभी बनी नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस। मवाना शुगर के लिए चीनी बन के पैकेट में रेडी हो गई, तैयार हो गई बिकने के लिए, फिनिश गुड्स। तो बेटे ध्यान रखना
नए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि हम रॉ मटेरियल को कंज्यूम लिख रहे हैं। क्या मतलब? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये तो रॉ मटेरियल आ गया, वहां लिख दिया। बेटे कई बार ऐसा भी तो होता है कि मवाना शुगर्स आसपास के लोकल चीनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे चीनी ले लेती है और चीनी लगाकर अपने आप पैकिंग करती है और उसको बेचती है मार्केट में। उसको बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सुनाई नहीं दिया? ध्यान से नहीं सुन रहा ना? कमर सीधी नहीं है, झुक के बैठे हो क्या? ये एटीट्यूड है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब मवाना शुगर ने खुद वो चीनी नहीं बनाई, चीनी कहीं से खरीद ली, उसकी हल्की फुल्की प्रोसेसिंग की, पैकेट बनाए और बेच दी अपना ठप्पा लगाकर। अब तीसरी आइटम क्या है बेटे? ध्यान से देखना, चेंजेस इन इन्वेंटरी। चेंजेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। किस किस के बीच में डिफरेंस? क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे ध्यान रखना, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन रहा, क्लोजिंग स्टॉक पहले आप यहाँ दिखाते थे, ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिखाते थे। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल तो बेटे ऊपर ही ले लिया कंज्यूमर में। बेटे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक WIP का और फिनिश गुड्स का भी तो होगा, तो वो लिख नहीं रहे, उसका डिफरेंस देख रहे हैं। मान लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,50,000, तो बेटे 1 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस कितना? 50,000। यही तो बताया था फेस टू फेस में। वो 50,000 को बोलते हैं चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ये माइनस में कर देंगे, अगर एक्सपेंसेस में ये चीज माइनस कर देंगे तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो बेटे वही है, आप चेक करिए। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने क्या लिखा? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये देखो बेटे, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटे जो इंप्लॉइज को सैलरी दी, जो इंप्लॉइज को ग्रेचुटी दी, जो इंप्लॉइज को PF दिया, जो इंप्लॉइज के लिए एक्सपेंस किया, आज के कल इसका एक अलग से वर्किंग नोट बनेगा। पहले आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में सारा डेबिट कर देते थे, टू सैलरी, टू वेजेस, टू ग्रेचुटी, टू लीव सैलरी, टू दिस, टू दिस। नहीं नहीं, कभी नहीं। कंपनी एक्ट 2013 कह रहा है आप इसका एक अलग से वर्किंग नोट बनाओ और उस वर्किंग नोट के ऊपर लिखो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसमें ये आइटम्स लिखो, उसके बाद चलो और यहां टोटल लिखो। नेक्स्ट आइटम है बेटे फाइनेंस कॉस्ट। क्या है बेटे? फाइनेंस कॉस्ट। क्या नाम है? फाइनेंस कॉस्ट। और बेटे फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है आपने डिबेंचर्स लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, ये फाइनेंस कॉस्ट है। आपने 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 डिबेंचर लिए, फिर उसके ऊपर पे करना है। एक बेटा एक पॉइंट याद आ गया तो भी बताना है आपको, अभी मैं लिख रहा हूँ कि ये ध्यान रहे आपको, अभी इसके बाद बताऊंगा, एग्जांपल याद है। बेटे मैं कह रहा हूँ फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा? जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं बेटे फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। बेटे सेकंड लॉस आइटम है डेप्रिसिएशन। बेटे टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है और इनटेंजिबल एसेट्स की राइटिंग ऑफ होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? तो लास्ट में बेटे अदर एक्सपेंसेस और फिर आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। बेटे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डरे आपके दुश्मन, बेटे आप क्यों डरो? झुक के बैठे आपके दुश्मन, आप क्यों बैठो? पहली आइटम सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आइटम 2 अदर इनकम्स, आइटम 3 टोटल, आइटम 4 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा क्या? परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, तीसरा क्या? चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। और बेटे फिर आएगा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। और बेटे फिर फिफ्थ आइटम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल। अब ये जो प्रॉफिट कैसे आएगा? बेटे थर्ड में टोटल इनकम आ गई, एक्सपेंसेस फोर्थ की आ गई, तो थर्ड माइनस फोर्थ, फिफ्थ आ गई बेटे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बेटे वो थर्ड माइनस फोर्थ आ गया, सिक्स आइटम एक्सेप्शनल आइटम्स। बेटे कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, जो रोजमर्रा के काम में नहीं होती, जैसे जैसे लॉटरी निकल गई, तो बेटे तो एक्सेप्शनल है। तो आजकल कंपनीज एक्ट 2013 में ये आ गया कि आप इसको अलग से शो करो, एक्सेप्शनल आइटम्स। और बेटे उसके बाद आइटम नंबर 7। अब अगर एक्सेप्शनल का इफेक्ट ले लिया तो फिर आइटम नंबर 7 क्या है? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आइटम्स एंड टैक्स। मतलब अब मैंने एक्सेप्शनल का इफेक्ट ले लिया तो फिर प्रॉफिट जो आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले है और टैक्स से पहले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले और टैक्स से पहले। तो बेटे वो आइटम नंबर आपके सामने 7 आ गई। फिर बेटे आइटम नंबर 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसको लेस कर दीजिए, 9th क्या आएगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेस कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स ले लो बेटे। टैक्स दो तरह के होते हैं, करंट टैक्स और पिछले साल का टैक्स। तो टैक्स का इफेक्ट ले लो, टैक्स का इफेक्ट लेस करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। फिर बेटे लास्ट में यहां तक कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस खत्म हो गई। फिर हम आ गए कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो बेटे डिसकंटिन्यूइंग में 12th आइटम है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। बेटे जो आइटम्स आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप कंटिन्यू नहीं करेंगे उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, उसका टैक्स का इफेक्ट। तो 13th आइटम है टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और 14th है प्रॉफिट और लॉस फॉर आफ्टर टैक्स फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो बेटे आप समझ रहे हैं किस तरह से बेटे मैंने क्लास में इसको समझाया। और लास्ट आइटम है बेटे ईपीएस, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, डिसकंटिन्यूइंग का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बेटे इस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया। मैं एक बार आपको थ्योरी के नोट्स में दिखा दूं कि किस तरह से बेटे मैंने यहां पर लो बेटा, बेटे देख लो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैंने अपनी बुक में भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैंने अपनी बुक में भी दिया है और उसमें लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो पहली आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। दूसरी आइटम है अदर इनकम। अदर इनकम में 3 आइटम्स। और बेटा थर्ड है टोटल रेवेन्यू। जैसे भी बताया। फोर्थ आइटम है एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटे फिफ्थ आइटम है एक्सेप्शनल आइटम्स, जैसे अभी बताया। उसके बाद बेटे फिर मैंने लेस कर दिया। ये सारी आइटम्स अभी अभी समझाई है बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस तरह से हमने फेस टू फेस में किया और फिर हम कुछ आगे चल पड़े और बेटे हमने एडजस्टमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी। आइए जी, आइए मैं भूपेश आनंद आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि हमने एडजस्टमेंट्स कैसे की। बेटे मैं समझता हूं कि आपके पेपर्स में बार बार एडजस्टमेंट्स आ रही है और कई बार तो खाली एडजस्टमेंट्स ही आई है। तो आपका ध्यान बिल्कुल एडजस्टमेंट की तरफ आना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आए और एडजस्टमेंट ना आए, उस एग्जामिनर को पेनलाइज कर दिया जाता है।
पेनल्टी लगा दी जाती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं, पासिंग ऑफ जनरल एंट्रीज। बेटे हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। दूसरी चीज हम बेटे करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। बेटे हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तीसरी चीज बेटे आपको मालूम है हम थर्ड आइटम बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटे पहला स्टेप है पासिंग ऑफ जनरल एंट्रीज, बेटे दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, और बेटे तीसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटे ये तो कोई बीकॉम वाला भी बच्चा कर देगा, बेटे बीकॉम पास वाला बच्चा भी कर देगा। बेटे कई बार क्या होता है वो बीकॉम पास जो चैंपियन पढ़ के पास होते हैं वो गलतियां कर देते हैं। और बेटे जब गलतियां कर देते हैं तो क्या होता है, गलतियां क्या, या तो बिल्कुल भूल ही गए किसी एंट्री को पास करना, या उन्होंने एंट्री गलत पास कर दी। अब बेटे या तो भूल गए और या गलत पास कर दी। तो बेटे आप जब एज ए कंपनी सेक्रेटरी उस कंपनी में जाओगे तो उसका कान पकड़ोगे और उसको कहोगे कि बेटे सब गलत है, तो उनकी क्या होंगी, एडजस्टमेंट्स पास होंगी बेटे। और बेटे एडजस्टमेंट्स का हमेशा एक बात ध्यान रखना, डबल इफेक्ट होता है। क्या होता है, डबल इफेक्ट। तो आपके पेपर में क्या आएगा, एक तो बेटे ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन टू यू। और दूसरा बेटे आपको कुछ गलतियां दी जाएंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स बताई जाएंगी। तो बेटे आपने ट्रायल बैलेंस और इन गलतियों के बाद एक नया क्रक्स निकालना है। तो बेटे मैं अब आपको इन एडजस्टमेंट्स की बातें कर रहा हूं, दैट हाउ वी विल प्रिपेयर और डू एडजस्टमेंट्स। आइए जी एक आध बात देख ले, मैंने एडजस्टमेंट क्या कराई थी, अब बार बार ये आ रहा है, एक बार ये देख ले। अब क्या मैंने बेटे आपके लिए जनून वाली बात रखी है, एक बार देख ले, ले लीजिए, देखिए हिम्मत नहीं हारने किसी काम में है, जनून। बेटा कुछ नया लिखो, है अगर जनून तो कुछ नया करके जाओ। तो बेटे मैं यही कहने जा रहा हूं कि आप अगर सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 कर रहे हैं तो आपको नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी करके होना चाहिए, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखा दूं, फिर आगे चलेंगे बेटे। लो बेटे इन दिस चैप्टर, ये देखो तो देखो इन दिस चैप्टर वी आर गिवन विद ट्रायल बैलेंस व्हिच कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। बेटे उसमें एक तो एक्सपेंसेस होंगे, एसेट्स होंगे, बेटे उनका डेबिट बैलेंस होगा,
इनकम्स होंगी या लायबिलिटीज होंगी, उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, और बेटे जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में आती हैं उनका सिंगल इफेक्ट लेते हैं। और बेटे रूल्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट चेक करिए जी। डेबिट बैलेंसेस या तो एसेट्स में आएंगे या एक्सपेंसेस में आएंगे। क्रेडिट बैलेंसेस या तो लायबिलिटी में आएंगी और या इनकम में आएंगी। तो बेटे आइए पहले एडजस्टमेंट हम कर लें। अब आपको मैं 12-13 एडजस्टमेंट्स कराने वाला हूँ। तो बेटे ये 12-13 एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं फेस टू फेस की रेशो और पेन ड्राइव क्लासेस में बताता हूँ। तो पहली एडजस्टमेंट है, कई बार आपको एग्जामिनर शेयर कैपिटल की एंट्रीज पूछ लेगा, शेयर फॉरफिट करा देगा, रेशो करा देगा, फिर कहेगा जी इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं हुई, आप पास करो। अकाउंटिंग एंट्री वही है, देखिए मैंने यही लिखा है, फिर उसको रीइशू कर देगा। और आपको पता है फॉरफीचर रीइशू के बाद जो भी डिफरेंस आता है फॉरफीचर अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व याद है, याद है बेटे, बस वही। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटे, अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो मेरे YouTube चैनल में जाएं, भूपेश आनंद या भूपेश आनंद क्लासेस टाइप करें, सर्च करें, फिर आपको खुद पता चलेगा। तो बेटे एडजस्टमेंट नंबर 2, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटे कई बार वो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन की बातें करनी शुरू कर देंगे। नीचे लिखा होगा दिस कंपनी हैज रिडीम्ड दिस आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ दिस, प्लीज डू द रिक्वायर्ड एंट्रीज बिकॉज इट हैज नॉट बीन पास बाय दैट बीकॉम पास वाला। तो बेटे करनी पड़ेंगी ये एंट्रीज, बताइए बेटे। एडजस्टमेंट 3 बेटे, बोनस शेयर्स का अलग से एक चैप्टर है हमारा। बेटे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अलग से चैप्टर है बेटे। और बेटे इशू फॉरफीचर एंड रीइशू का भी अलग से चैप्टर है। बेटे बोनस शेयर्स जो फ्री में देते हैं, फ्री में उसको बोनस बोलते हैं। बेटे बोनस वही दे सकता है जिसके पास ह्यूज कैपिटल प्रॉफिट्स हो। तो बेटे मैंने लिखा है व्हेन अ कंपनी हैज ह्यूज प्रॉफिट देन दिस कैन गो फॉर दिस, ऐसे 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 ऐसे। और बेटे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो आप तभी यूज कर सकते हो फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है जी। तो बेटे ये बात बताइए। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 ये मैं बता चुका हूँ। फिर डेप्रिसिएशन, बेटे कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि एग्जामिनर डेप्रिसिएशन डेबिट ही नहीं किया बीकॉम पास वाले ने, मुंशी ने। तो बेटे डेप्रिसिएशन तो बताइए आपको अलाउ होती है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मेथड आपको गिवन होगा, नहीं तो आप WDV या स्टेट लैंग्वेज से फॉलो कर सकते हैं। एंट्री पता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दिस। और बेटे एंट्री की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे ही इफेक्ट देख लीजिए, डबल इफेक्ट होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर मैंने मवाना शुगर्स की बात की थी, मटेरियल कंज्यूम की बातें बताई थी। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6, in case of outstanding expenses and prepaid expenses, बेटे outstanding expenses and prepaid expenses। तो बेटे ये बात मैंने बताई कि अगर outstanding expenses हैं और prepaid है तो उनकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटे। फिर एडजस्टमेंट नंबर 9 की बेटे, डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और बेटे इसका तो एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी बताई कि अगर एक कंपनी को डिविडेंड देना है और उसके पास रिक्विजिट प्रॉफिट्स नहीं है तो उसको कुछ लिमिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं अपने पुराने रिजर्व्स में से। बेटे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं भी थ्योरी वाले अभी अपने मैटर में दिखाता हूँ, करके जाना है। मैंने आपको फेस टू फेस में पेन ड्राइव में कराया बेटे, करके प्लीज जाना है। डिविडेंड की एडजस्टमेंट करके जानी है इफ यू वांट टू गिव डिविडेंड फ्रॉम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तो प्रपोज डिविडेंड बताया मैंने, ये सारी बातें बताई मैंने। फिर मैंने टैक्स की एडजस्टमेंट बताई कि बेटे आप टैक्स तो पे करते रहते हो, तो टैक्स एडवांस टैक्स में देते हैं और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं। एडवांस टैक्स खड़ा रहता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसका एक्यूमुलेट होके आता रहता है, करंट एसेट्स में दिखाते हैं। और बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाते हैं। तो बेटे एक ऐसा साल आता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी असेसमेंट कर देता है और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। और जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आती है, याद आ रहा है बेटे, यही तो बताया था मैंने, जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, एडवांस टैक्स से, कि भाई मैंने एडवांस टैक्स कितना दिया, और उसको कंपेयर करते हैं उसी साल की प्रोविजन से। अगर बेटे कम ज्यादा है तो उसकी पेमेंट कर देते हैं,
और बेटे फिर लास्ट में एडवांस टैक्स और एक्चुअल टैक्स को राइट ऑफ कर देते हैं। याद है बेटे? बेटे कितने 2-3 तक क्वेश्चंस भी कराए थे। और बेटे पेपर में बार बार आ रही है टेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, भूल के छोड़ के मत जाना। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये रिविजनरी वीडियो है, मैं आपको जगाना चाहता हूँ। अगर आप इस एडजस्टमेंट के लिए ज्यादा सुनना चाहते हैं तो बेटे मेरे यूट्यूब की वीडियो में जाकर सुने, वहां सारा डिटेल में कराया है बेटे, सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं क्योंकि मुझे प्यार है ना बेटे। और फिर बेटे मैंने, याद आ रहा है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कराई थी बेटे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जैसे आजकल मुकेश अंबानी ने जियो स्टार्ट कर दिया बेटे। जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, उनका ना उस कंपनी में ना इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो वो अपने आप को सैलरी ज्यादा दे सकते हैं। तो लॉ कह रहा है कि अगर एक कंपनी अपने मैनेजरियल को रेम्यूनरेशन देना चाहती है तो बेटे इस लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकती। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकती। और अगर एक एमडी को देनी है 5% से ज्यादा नहीं दे सकती। और अगर एक होल टाइम को देनी है 5% से ज्यादा नहीं दे सकती। और इन दो एमडी को मिलाकर 10 से ज्यादा नहीं दे सकती। मैनेजर को 1% से ज्यादा नहीं दे सकती। बेटे कंपनी लॉ में भी आपने सीखे होंगे। अब सवाल आता है 11, 5, 10, 1 किसका निकाला जाए? बेटे नेट प्रॉफिट्स एज पर द फॉर्मेट गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013। तो उसका फॉर्मेट बताया था बेटे मैंने। फॉर्मेट कहाँ है बेटे? अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ ना बेटे, अभी बता देता हूँ। आप नाराज मत होना बेटे, नाराज मत होना, मैं अभी बता देता हूँ। लो ना बेटे, ये लो, ये ला बेटे। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 मेरी बुक का बेटे। बेटे वही तो सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूं, मैंने लिखा जंगली टाइप क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है तो जंगली हो गया। ये देखो बेटे, यही तो क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्या लग रहा है मैं कुछ और किसी बुक से देख रहा हूँ? ये लो बेटे, ये क्वेश्चन 6 है, ये बुक का बेटे। ये तो कराया था मैंने फेस टू फेस में, इसमें तो 2 लेक्चर्स लिए थे, 3-4 क्वेश्चंस कराए थे, लॉजिक समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी कि कौन से प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट कर सकते हैं, कौन सी इनकम को क्रेडिट नहीं कर सकते, कौन से खर्चों को डेबिट कर सकते हैं, कौन से खर्चों को डेबिट नहीं कर सकते। तो बेटे यहाँ देखो, ये सारा फॉर्मेट आपके सामने है मेरे बच्चे। बड़ी मेहनत की थी। फिर मैंने बताया था कि अगर आप किसी अंडरटेकिंग को बेचते हो तो उसको क्रेडिट, उसका प्रॉफिट कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड डब्ल्यूडीवी। और इसी तरह से अगर लॉस हो जाए तो डेबिट कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट एंड डब्ल्यूडीवी। बताया था या नहीं बताया? याद आ रहा है बेटे? प्लीज आप इसको जरूर करके जाएं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने 4 क्वेश्चंस अपनी बुक में रखे हैं बेटे। आपकी प्रैक्टिस मैनुअल मैंने कवर की बेटे, आपकी स्टडी कवर की इस बुक को बनाने में बेटे, आपके पास्ट ईयर पेपर्स कवर किए। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ आएगा। मुझे ऐसा अंदर से आभास हो रहा है कि बेटे इतना भी कर लें तो बहुत बड़ी चीज आप कर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बेटे, आपका फ्यूचर है इसमें। तो आप प्लीज प्लीज प्रैक्टिकल देखिए, मैंने प्रैक्टिकल बोल दिया है, देखिए बेटे। और बेटे मैंने इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चंस कराए फाइनल अकाउंट्स के, फेस टू फेस की क्लास में और पेन ड्राइव में, और बेटे यूट्यूब में रिकॉर्ड किए। आइए जी, आइए ये देखिए बेटे, मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के क्वेश्चंस निकाल के दिखा रहा हूँ कि मैंने सारी एडजस्टमेंट्स को आपको कराया। बेटे भावना यही है इस वीडियो से कि आप अगर ये छोड़ के जा रहे हो तो नहीं छोड़ के जाना है, पास होना है लाइफ में। मानिए कि लास्ट अटेम्प्ट है, इस लाइफ में सब कुछ पाना है बेटे। बस मुझे यही खुशी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप सभी को अलविदा करूंगा।